Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today, our topic of discussion is nerve impulse. Nerve impulse FSC सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर 17 में से काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एमडी कैट के अंदर भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नर्व इम्पल्स को सबसे पहले हम देखते हैं कि हम डिफाइन कैसे करते हैं और इसके अंदर जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जो डिफरेंट इसके अंदर टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं, उसको किस तरीके से हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। जी, बगैर टाइम ज़ाया किए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले नर्व इम्पल्स की हम डेफिनेशन करते हैं कि नर्व इम्पल्स एक्चुअली है क्या। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नर्व इम्पल्स की बहुत वाज़ेह डेफिनेशन नजर आ रही होगी। नर्व इम्पल्स इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रेवल अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ न्यूरॉन इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शन एंड मूवमेंट ऑफ आइंस अक्रॉस न्यूरिलीमा। बेसिकली बच्चों, नर्व इम्पल्स एक नर्वस सिस्टम के अंदर पैदा होने वाला एक सिग्नल है जो कि सिग्नल वोल्टेज की फॉर्म के अंदर होता है। अब ये वोल्टेज किस तरीके से न्यूरॉन के अंदर पैदा होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो इस वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज को प्रोड्यूस करने के अंदर हेल्प करते हैं, इन तमाम चीजों को हमने डिटेल के साथ देखना है। तो डेफिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएगा तो आपने सबसे पहले इसको इसी तरीके से डिफाइन करना होगा। अब जो नर्व इम्पल्स है ये बहुत ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर अपीयर होती है और उसके बाद ये डिसअपीयर हो जाती है। ये किस तरीके से पैदा होती है, किस तरीके से ट्रेवल करती है, इन तमाम चीजों को समझने के लिए हम इसके तमाम फैक्टर्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर जो चीज आपको नजर आ रही है वो है जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या चीज है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बेसिकली किसी भी बॉडी की कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रिकल वर्क करने की। अब न्यूरॉन के अंदर कौन सी ऐसी चीज होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल वर्क करने की कैपेसिटी है? तो न्यूरॉन की बच्चे वो चीज है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम न्यूरिलीमा भी बोलते हैं। अभी न्यूरॉन के केस के अंदर हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम इसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम बात करेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, इसका मतलब होगा कि हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल के हवाले से देखें, यहाँ पर क्या डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पर बच्चों लिखा है द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दैट एग्जिस्ट अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पाया जाता है उसको हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल ज्यादातर न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर दो तरह का होगा। अगर न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो है वो नर्व इम्पल्स को कैरी नहीं कर रही, उस कंडीशन के अंदर हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और इसको आरएमपी से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अगर न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो है वो नर्व इम्पल्स को कैरी कर रही है, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के क्रॉस कुछ वोल्टेज पैदा हो रहे हैं, तो इस चीज को हम एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं, जिसको एएमपी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब फर्दर बच्चों बगैर टाइम जाए कि हम ये देखते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्चुअली है क्या, इसके कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कंपोनेंट है, अगर ये पैदा होता है तो किस तरीके से होगा, ये किस तरीके से चीज न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर आती है, इन तमाम चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। जी देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर नजर आ रहा है जी आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसका होता है? ये बच्चों एक्चुअली होता है नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन का। अगर न्यूरॉन किसी भी नर्व इंपल्स को कैरी नहीं कर रहा तो उसकी मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल होता है उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस चीज को समझने के लिए बच्चों आपको स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम नजर आ रही है। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं एक न्यूरॉन है और न्यूरॉन का एक्सोन काफी ज्यादा लेंथी है और इसके एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ भी है। और इस माइलिन शीथ को किसने बनाया है? इस बच्चों माइलिन शीथ को बनाया है श्वान सेल्स ने। ये तमाम डिटेल बच्चों आप एक प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड की थी न्यूरॉन टाइप स्ट्रक्चर, उसके ऊपर, तो उसके अंदर बच्चों मैंने डिटेल के साथ बताया था कि श्वान सेल एक्चुअली होते क्या हैं, ये किस तरीके से माइलिन शीथ बनाते हैं। उस चीज को आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। अब ये जो श्वान सेल है इन्होंने एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ को बना दिया है। श्वान सेल बेसिकली जब माइलिन शीथ बनाते हैं तो इस माइलिन शीथ की वजह से एक्सोन के ऊपर इंसुलेशन आ जाती है, प्रोटेक्शन आ जाती है, देन नर्व इंपल्स की स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है।
अगर बच्चे हम इस न्यूरॉन की एक्सोन की मेम्ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा लेके इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं कि इस मेम्ब्रेन के आउटर साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस मेम्ब्रेन के इनर साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब आउटर साइड के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ये किसकी वजह से है? बेसिकली बच्चों हमेशा यहाँ पर मेम्ब्रेन के क्रॉस जो चार्जेस होंगे ये ड्यू टू आयंस होंगे। और मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड कौन सी होती है? आपने बाहर रखना है, मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड रिप्रेजेंट कर रही होती है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को, इसको मैं ईसीएम लिख रहा हूँ। और जो इनर साइड होती है मेम्ब्रेन के वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है? वो साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इसका मतलब है कि जब न्यूरॉन कोई भी नर्व इंपल्स कैरी नहीं कर रहा होता तो उसकी मेम्ब्रेन के आउटर साइड मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर जो आयंस हैं वो पॉजिटिव आयंस ज्यादा हैं और मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि साइटोप्लाज्म के अंदर नेगेटिव आयंस ज्यादा हैं, पॉजिटिव आयन कम है। तभी ये न्यूरॉन जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर है और किसी भी नर्व इंपल्स को कैरी नहीं कर रहा। नेक्स्ट जरा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है A typical neuron at rest is more positive electrically outside। जब एक न्यूरॉन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर होता है, नर्व इंपल्स को कैरी नहीं करता, तो मेम्ब्रेन उसकी जो बाहर वाली साइड से होती है वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होती है और इनसाइड जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। ये बच्चों आपने बात याद रखना है। अब हम यहाँ पर चीजें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बच्चे आपने इस चीज को बड़े गौर से समझना है जी। फैक्टर फॉर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सबसे बच्चों जो पहला फैक्टर है वो है जी सोडियम एंड पोटेशियम आयन। अब सोडियम और पोटेशियम आयन ऐसे आयंस हैं जिनको हम कैटायंस बोलते हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर बच्चे आप यहाँ पर गौर से देखें डायग्राम में तो आपको ये न्यूरॉन की एक मेम्ब्रेन नजर आ रही है। इस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर आपको डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स नजर आ रही हैं और ये जो प्रोटीन्स है मेम्ब्रेन के अंदर ये कंप्लीटली एम्बेडेड है। अब इन प्रोटीन्स में से बच्चों आपको एक पिंक कलर की प्रोटीन नजर आ रही होगी। ये जो प्रोटीन है ये सोडियम पोटेशियम पंप है और ये प्रोटीन एज ए कैरियर काम करती है। अगर बच्चे आपको कैरियर के बारे में नहीं पता कि कैरियर क्या चीज है तो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बनने वाली मेरी वीडियो को जाके वॉच कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने डिटेल के साथ बताया है कि कैरियर प्रोटीन्स क्या होती हैं। जो ये कैरियर प्रोटीन्स है इसको हम पंप का नाम भी बोलते हैं। अब ये काम करती क्या है? ये बच्चे सोडियम पोटेशियम जो पंप है ये एक्टिवली काम करता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और ये कम कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आयन को मूव करवाएगा बाय कंज्यूमिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एटीपी की एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आयन को मूव करवाता है। सबसे पहले आपने जरा आयन की कंडीशन देखनी है। जब न्यूरॉन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होता है तो न्यूरॉन की आउटसाइड में जो सोडियम आयंस हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इनर साइड। अगर बच्चा आप अपनी बुक की वर्डिंग देखें तो आपकी बुक पे ये चीज बताई गई है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कंडीशन में मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे जो सोडियम आयंस हैं वो 10 फोल्ड ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सोडियम इनर साइड। अंदर वाली साइड पे जितने सोडियम है उनकी निस्बत बाहर वाली साइड पे जो सोडियम है वो 10 गुना ज्यादा होते हैं। इसी तरीके से जो पोटाशियम है, पोटाशियम बच्चे जो हैं ये इनर साइड पे पाए जाते हैं। आप जरा आपने गौर करना है पोटाशियम जो है वो इनर साइड पे कितने ज्यादा है? पोटाशियम इनर साइड पे 20 फोल्ड ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटर साइड। तो इसका मतलब है कि अब इसकी जो मूवमेंट होगी वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी। सोडियम जो है वो अंदर से मूव करके बाहर जाएंगे क्योंकि सोडियम अंदर कम है बाहर ज्यादा है, ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाएगा। और पोटाशियम अंदर ज्यादा है 20 गुना 20 फोल्ड अंदर ज्यादा है और बाहर कम है तो पोटाशियम बाहर से अंदर आएंगे तब ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। तो ये पंप जब भी बच्चों एक दफा चलता है तो ये एटीपी की आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पंप के साथ ना एक एंजाइम एसोसिएट होता है, उस एंजाइम को हम बोलते हैं एटीपीएज एंजाइम। ये एंजाइम एटीपी को तोड़ के एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है और निकलने वाली एनर्जी इस पंप को दे देता है जिसकी वजह से ये पंप अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब काम करेगा तो ये 3 सोडियम को अंदर से पकड़ेगा अपने साथ अटैच करवाएगा और 3 सोडियम बाहर मूव करवा देगा और उसके नतीजे में 2 पोटाशियम इस गेट के साथ सॉरी गेट कह रही है कैरियर के साथ अटैच होंगे, पंप के साथ अटैच होंगे और 2 पोटाशियम अंदर की तरफ मूव करेंगे। तो जब जब बच्चों ये सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो काम करता है तो 3 सोडियम हर दफा बाहर जाते हैं और 2 पोटाशियम बाहर से अंदर आते हैं। तो हर दफा इस पंप के काम करने से अंदर वाले साइड पे एक पॉजिटिव आयन की कमी होती जा रही है और बाहर वाली साइड पे एक पॉजिटिव आयन का इजाफा होता जा रहा है जिसकी वजह से मेम्ब्रेन बाहर वाली साइड से
पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और अंदर वाली साइड से नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो बच्चों ये एक फैक्टर है सबसे पहला कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर मेम्ब्रेन जो है बाहर वाली साइड से इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव क्यों होती है और अंदर वाली साइड से नेगेटिव या लेस पॉजिटिव क्यों होती है। सेकंड बच्चा जो यहाँ पर फैक्टर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन। नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन बच्चे क्या है ये हम यहाँ पर देखते हैं। आपकी बुक के अंदर वो बताता है कि जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है, उसके अंदर नेगेटिव आयंस जो है वो कम पाए जाते हैं एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में, जबकि मेम्ब्रेन के इनर साइड पे साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर नेगेटिव आयन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड, नेगेटिव चार्ज आरएनए। तो ये तमाम चीजें साइटोप्लाज्म में ज्यादा होती हैं जो कि नेगेटिव चार्ज ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं और ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के अंदर जो है वो कम पाई जाती है। तभी मेम्ब्रेन अंदर वाली साइड से नेगेटिव है, बाहर वाली साइड से पॉजिटिव है। ये दूसरा फैक्टर है। यहाँ पर बच्चों मैं आपके लिए एक टेबल यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, उसके अंदर आप देख सकते हैं आयनिक ग्रेडियंट को। अगर बच्चे हम यहाँ पर देखें सोडियम आयन को, तो आप देख सकते हैं सोडियम आयन अगर इनसाइड मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड में मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर 15 मिलीमोल पर लीटर पाए जाते हैं, तो आउटसाइड पे तकरीबन 10 गुना ज्यादा पाए जाते हैं। कितने हैं? 145 मिलीमोल पर लीटर। तो यही बच्चों चीज हमने डिस्कस की थी, अब इसको हम नंबर्स में यहाँ पे देख रहे हैं। पोटेशियम आयंस की अगर हम बात करें तो हमने कहा था पोटेशियम आयंस जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में इनर साइड पे ज्यादा है और आउटर साइड पे कम है। तो बच्चे आप देख सकते हैं इनसाइड जो पोटेशियम है वो 150 मिलीमोल पर लीटर है, जबकि आउटसाइड पे जस्ट 5 मिलीमोल पर लीटर है। इसका मतलब है अंदर वाली साइड पे ये 20 टू 30 फोल्ड जो है पोटेशियम आयंस क्या है ज्यादा होंगे। उसके अलावा नेगेटिव आयंस की बात करें तो बच्चे नेगेटिव आयंस इनसाइड 156 मिलीमोल पर लीटर पाए जाते हैं, जबकि आउटसाइड पे जस्ट 30 मिलीमोल पर लीटर होंगे। तो इसका मतलब है अंदर वाली साइड पे साइटोप्लाज्म के अंदर नेगेटिव आयंस का ज्यादा होना मेम्ब्रेन को अंदर वाली साइड से नेगेटिवली चार्ज करने के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो बच्चों ये दूसरा फैक्टर है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे मेम्ब्रेन इनसाइड से नेगेटिव क्यों होती है और आउटसाइड से पॉजिटिव क्यों होती है। और तो बच्चे आप यहाँ जरा देखें, आपकी बुक के अंदर भी ये चीज लिखी गई है, लीकेज ऑफ पोटेशियम आयन फ्रॉम न्यूरॉन। बच्चे अगर आपको याद हो ये चीज फर्स्ट ईयर के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक के अंदर आपने डिटेल से पढ़ी थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी चार्ज्ड आयन मॉलिक्यूल या किसी भी रेडिकल को इजीली पास नहीं होने देती। अगर इन्होंने पास होना है तो ये खास किस्म की प्रोटीन से गुजर के मेम्ब्रेन में से क्रॉस कर सकते हैं, उसके अलावा ये आसानी से मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं करते। लेकिन बच्चों एक चीज आपने याद रखनी है, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में बाकी तमाम आयंस के लिए रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन जो पोटेशियम आयन होता है इसके लिए यहाँ पर ये छोटी सी एक फेवर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कि पोटेशियम आयन आसानी से मेम्ब्रेन के अक्रॉस गुजर जाता है। अब इसका बच्चे जो क्रॉस होता है ये लिपिड बायलेयर से होके नहीं होगा, बल्कि बच्चे अगर हम दोबारा इस डायग्राम पे चलें तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर आपको पोटेशियम लीकेज गेट नजर आएंगे। अब ये पोटेशियम लीकेज गेट ऐसे होते हैं जो अंदर से बाहर वाली साइड पे ओपन होते हैं और आपको डायग्राम के अंदर भी ये ओपन नजर आ रहे होंगे। तो पोटेशियम अंदर वाली साइड से आहिस्ता आहिस्ता करके इस गेट की मदद से आउटसाइड जाता जा रहा है। अगर बच्चे आप जरा बात पे गौर करें तो आपको पता चलेगा कि अंदर वाली साइड पे जो थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज था वो पोटेशियम की वजह से ही था, लेकिन पोटेशियम भी इस पोटेशियम लीकेज गेट की मदद से अंदर से बाहर फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन की मदद से गुजर के जाता जा रहा है, जिसकी वजह से अंदर वाली साइड पे मजीद पॉजिटिव चार्ज की कमी आ जाने की वजह से इनसाइड नेगेटिव चार्ज हो जाती है और आउटसाइड मजीद पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। मजीद बच्चे अगर आप इस मेम्ब्रेन के अंदर गेट देखें तो आपको नजर आएगा यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट्स भी हैं और वोल्टेज रेगुलेटेड पोटेशियम गेट्स भी हैं। बेसिकली अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो आपको ये दोनों गेट्स यहाँ तो क्लोज नजर आ रहे होंगे। अब ये क्लोज यहाँ पर क्यों है? क्योंकि अभी इनका काम नहीं है, जब इनका काम मेम्ब्रेन के अंदर होगा देन बच्चे हम इनको डिस्कस करेंगे। अभी हमने मेम्ब्रेन के अंदर दो चीजों को डिस्कस किया, एक सोडियम पोटेशियम पंप को जो गैस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एनर्जी इस्तेमाल करके आयंस की मूवमेंट करवा रहे हैं, और दूसरा पोटेशियम लीकेज गेट को बच्चे हमने डिस्कस किया। इन दोनों चीजों की वजह से मेम्ब्रेन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अपीयर होता है। अगर बच्चे तमाम फैक्टर्स मेम्ब्रेन के ऊपर हो रहे होंगे तो नर्व इंपल्स की कंडक्शन नहीं होगी, देयर इज नो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स ऑन द न्यूरॉन मेम्ब्रेन। देन बच्चों फिर वोल्टेज कितना होगा? तो अगर इस तरह की कंडीशन हो, नर्व इंपल्स मेम्ब्रेन के ऊपर कंडक्ट ना हो रही हो, तो बच्चों आपने क्या करना है, आपने एक ऑसिलोस्कोप, एक बच्चों अपरेटस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, आपने मेम्ब्रेन के साथ उसको अटैच करना है, जिसकी वजह से आपको मेम्ब्रेन का वोल्टेज मालूम हो जाएगा।
तो बच्चे अगर आप इन तमाम चीजों के बाद मेम्ब्रेन के ऊपर वोल्टेज को इस ऑसिलोस्कोप की मदद से फाइंड करें तो आप देखेंगे कि मेम्ब्रेन का जो वोल्टेज आएगा वो आएगा -0.07 वोल्ट या फिर -70 मिली वोल्ट। तो बच्चे जब भी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होती है तो इतना ही वोल्टेज आता है, -70 मिली वोल्ट या -0.07 वोल्ट आएगा। तो क्या आपने ये वैल्यू याद रखनी है। अक्सर एमसीक्यूज के अंदर ये चीज पूछ लेते हैं कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होती है तो उसका वोल्टेज कितना आता है। फर्दर बच्चे हमने देखना है कि अगर न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर नर्व इंपल्स की कंडक्शन हो रही हो, मतलब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल अपीयर हो जाए जो कि कंडक्टिंग न्यूरॉन में होता है, तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अपीयर करवाने में हेल्प करते हैं। तो बच्चे हम दूसरी चीज की तरफ आ जाते हैं। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सबसे पहला बच्चों फैक्टर क्या है, इनिशिएशन ऑफ नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स कैसे स्टार्ट होगी, कैसे इनिशिएट होगी, तो बच्चे जरा देखें यहाँ पे लिखा हुआ है नर्व इंपल्स इज इनिशिएटेड बाय एन अप्रोप्रिएट स्टिमुलस कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अब बच्चे नर्व इंपल्स ऐसे ही स्टार्ट नहीं हो जाती। अगर नर्व इंपल्स ने स्टार्ट होना है तो उसको स्टार्ट होने के लिए बाहर से एक्सटर्नली या इंटरनली कोई स्टिमुलस चाहिए होगा। अब ये स्टिमुलस इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक भी हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ लाइट भी हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ टच भी हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ पेन भी हो सकता है। मतलब कोई भी स्टिमुलस जो आपकी बॉडी के अंदर नर्व इंपल्स जनरेट करवा सके उसको हम क्या बोलेंगे, स्टिमुलस बोलेंगे। अब ये स्टिमुलस की बच्चों जो वैल्यू है वो कम अज कम इतनी होनी चाहिए कि वो न्यूरॉन के स्टार्टिंग हिस्से में नर्व इंपल्स को स्टार्ट करवाने में हेल्प कर सके। तो स्टिमुलस की बच्चे वो जो इंटेंसिटी होती है जो नर्व इंपल्स स्टार्ट करवाने के लिए कम से कम रिक्वायर होती है उसको हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बोलते हैं। और ये कहां पर अप्लाई होता है, अप्लाइड एट वन एंड ऑफ एक्सोन, सॉरी न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के एक एंड के ऊपर अप्लाई किया जाता है। न्यूरॉन का बच्चों कौन सा एंड होता है जिसके ऊपर ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई किया जाएगा, ये भी आपने बात याद रखनी है, वो इसका डेंड्राइट होता है। डेंड्रोन होगा, ये इसके डेंड्राइट्स होंगे। ये बच्चों चीज आपने याद रखनी है। जैसे ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वहां पर अप्लाई होता है तो इस स्टिमुलस के अप्लाई होने से बेसिकली ऐसी कौन सी चीज बच्चे चेंज होती है जिसकी वजह से नर्व इंपल्स स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। यहां पर बच्चों जिक्र किया गया सोडियम एंड पोटेशियम आयन मूवमेंट। अब बच्चों जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, माजरा आपने गौर से सुनी है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जैसे ही न्यूरॉन की वन एंडिंग के ऊपर अप्लाई होता है तो ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के वोल्टेज को -70 मिली वोल्ट से चेंज करके -50 मिली वोल्ट या -55 मिली वोल्ट कर देता है। अब बच्चों इतने वोल्टेज के ऊपर फिर कौन सी चीज होगी, जब बच्चों थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मेम्ब्रेन के वोल्टेज को -50 या -55 मिली वोल्ट कर देता है तो उसकी वजह से मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट्स ओपन हो जाते हैं। इन गेट्स के ओपन होने की वजह से क्या होगा, इन गेट्स के ओपन होने की वजह से बाहर पड़ा हुआ अबंडेंट अमाउंट के अंदर सोडियम बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है। मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पड़ा हुआ बहुत ज्यादा सोडियम इनसाइड साइटोप्लाज्म में आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन बाहर वाली साइड से नेगेटिव हो जाती है और अंदर वाली साइड से पॉजिटिव हो जाती है। इसका मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर जो चार्जेस की कंडीशन थी अब वो रिवर्स हो जाएगी। और रिवर्स सिर्फ किसकी वजह से हुई है, जो वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट है उनके ओपन होने की वजह से। क्योंकि जैसे ही वो गेट ओपन होंगे सोडियम आयन अंदर की तरफ रश करेगा, अंदर की तरफ इन्फ्लेक्स होगा सोडियम का, तो ये चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे और इन्हीं चार्जेस के रिवर्स होने की वजह से नर्व इंपल्स स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए बच्चे जरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, due to threshold stimulus voltage regulated sodium gates are open and influx of sodium cause inside of membrane more positive and outside membrane more negative। तो जो आपने बात याद रखनी है, नर्व इंपल्स के स्टार्ट होने की मेन वजह क्या है, सबसे पहली वजह है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से वोल्टेज रेगुलेटरी सोडियम गेट का ओपन होना और उनके ओपन होने के बाद इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन होना, जिसकी वजह से चार्जेस रिवर्स होते हैं। तो बच्चे यहाँ पर मैं वन बाय वन आपको मेम्ब्रेन के ना कुछ हिस्से दिखाऊंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। अब बच्चे आपके सामने न्यूरॉन की एक मेम्ब्रेन है। इस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में आप जरा देखें, जो स्टार्ट वाला रीजन आपको ब्लू के अंदर नजर आ रहा है जिसमें बाहर वाली साइड पॉजिटिव चार्ज है और अंदर वाली साइड नेगेटिव चार्ज है। इस बच्चे कंडीशन को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, क्योंकि दो पोल बने हुए हैं, एक पोल पॉजिटिव है दूसरा पोल नेगेटिव है। लेकिन बच्चों जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता है तो उस कंडीशन के अंदर आप देख सकते हैं कि सोडियम बाहर से जब अंदर मूव करेंगे तो बाहर वाली साइड क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, अंदर वाली साइड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। इस कंडीशन को बच्चे बोलते हैं पोलराइजेशन रिवर्स हो गई है, देन इसको हम क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन बोलेंगे।
ये डीपोलराइजेशन बच्चों हर टाइम मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं रहती, ये एक स्पेसिफिक हिस्से पे अपीयर होती है और उसके बाद ये डिसअपीयर हो जाएगी और अगले हिस्से पे ये दोबारा अपीयर हो जाएगी। तो इसका मतलब है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो कंडीशन होती है वो पूरी मेम्ब्रेन के ऊपर एक साथ नहीं आती, बल्कि ये वेव की फॉर्म में थोड़े-थोड़े हिस्से के ऊपर डीपोलराइजेशन होती जाएगी और डीपोलराइजेशन वाला हिस्सा दोबारा से फिर पोलराइज हो जाएगा। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? रीपोलराइजेशन बोलते हैं। आप बच्चों इस डायग्राम के अंदर क्लियरली इस चीज को देख सकते हैं कि पहले ये वाला रीजन आप देखें जरा, डीपोलराइज हो गया ड्यू टू द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अब बच्चों ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आने की वजह से जैसे ये डीपोलराइज हुआ तो दोबारा से ये फिर पोलराइज हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है ये रीजन आप बिल्कुल एग्जैक्ट इसके नीचे देखें, ये रीजन कुछ टाइम पहले डीपोलराइज था, दोबारा से पोलराइज हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? इसकी रीपोलराइजेशन हो गई है। और अब ये डीपोलराइजेशन आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो है वो हिस्से पे मुंतकिल हो गई है, नेक्स्ट हिस्से पे शिफ्ट हो गई है। अब ये नेक्स्ट हिस्से से बच्चों फिर दोबारा ये मजीद अगले हिस्से पे चले जाएगी और पिछला हिस्सा दोबारा से पोलराइज हो जाएगा। तो दोबारा से पोलराइज होने को हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। तो इस तरीके से थोड़े-थोड़े सेगमेंट पे डीपोलराइजेशन होके ये चलती जाती है, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन का ज्यादातर हिस्सा बच्चे जो होता है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ही रहता है, लेकिन उसका जो थोड़ा सा हिस्सा और ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है उसको हम बोलते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और एक बात आपने याद रखनी है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो कितने टाइम के लिए आता है? जस्ट 1 मिली सेकंड के लिए बच्चों ये अपीयर होगा और दोबारा से ये डिसअपीयर हो जाएगा। जी, फर्दर बच्चे अगर हम बात करें तो जब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट या इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, तो चार्जेस डेफिनेटली रिवर्स हो जाते हैं। मतलब पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे मेम्ब्रेन बाहर पॉजिटिव थी, अंदर नेगेटिव थी, लेकिन जैसे ही एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल आएगा मेम्ब्रेन बाहर से नेगेटिव अंदर से पॉजिटिव हो जाएगी, चार्जेस क्या हो जाते हैं? रिवर्स हो जाते हैं। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ है और इस ग्राफ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको आपने समझना है कि बेसिकली काम किस तरीके से हो रहा है नर्व इंपल्स के केस के अंदर। जी बच्चे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को ड्रॉ किया है। वाई एक्सिस के ऊपर बच्चे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर वोल्टेज नजर आ रहा है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नजर आ रहा है, जबकि एक्स एक्सिस के ऊपर आपको टाइम का स्केल नजर आएगा। जी, अगर बच्चे हम स्टार्ट से बात करें तो ये रेड लाइन स्टार्ट में आप देख सकते हैं -70 मिली वोल्ट पे ही आपको ठहरी नजर आ रही है। और जब ये बच्चे मेम्ब्रेन -70 मिली वोल्ट पे होती है तो आउटसाइड पॉजिटिव होती है, इनसाइड नेगेटिव होती है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन स्टेट बोलते हैं। फिर बच्चे क्या होगा? न्यूरॉन के एक एंड के ऊपर उसके डेंड्रोन के ऊपर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई होगा। अगर तो बच्चे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से नर्व इंपल्स पैदा नहीं होगी तो ऐसे हम स्टिमुलस को बोलेंगे ये सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, मतलब इसकी अमाउंट बड़ी कम है, ये नर्व इंपल्स जनरेट करवाने के लिए काफी नहीं है। तो ऐसा बच्चे जो स्टिमुलस जो नर्व इंपल्स स्टार्ट करवाने के लिए फायदेमंद साबित होता है, सक्सेसफुल हो जाता है नर्व इंपल्स स्टार्ट करवाने में, उसको हम बोलते हैं एडिक्वेट स्टिमुलस। और जो बच्चों नर्व इंपल्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती, कम होती है, उसको हम इनएडिक्वेट थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बोलते हैं या सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बोलते हैं। तो आप यहाँ पर दो बच्चों व्हाइट लाइन देख सकते हैं, दोनों व्हाइट लाइन बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही हैं सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को। मतलब जो स्टार्ट में स्टिमुलस आया उसके अंदर इतनी पावर नहीं थी कि वो नर्व इंपल्स को स्टार्ट करवा सके, इसलिए बच्चों यहाँ पर शो किया गया। फिर तीसरा आप समझें कि जो थ्रेशोल्ड आया वो काफी ज्यादा अमाउंट का था। और बच्चों कितनी अमाउंट का था मैंने आपको पहले भी इसके बारे में डिटेल बताई है कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए? -50 या -55 मिली वोल्ट होनी चाहिए। वो इसलिए ताकि इतने मिली वोल्ट के ऊपर जो वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो बच्चों जो तीसरा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया ना उसने मेम्ब्रेन के वोल्टेज को -50 कर दिया। जैसे ही मेम्ब्रेन का वोल्टेज -50 हुआ तो वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट ओपन हुए। जैसे ही बच्चे वो ओपन हुए तो आप देख सकते हैं सोडियम का इनफ्लक्स होना शुरू हो गया। इनफ्लक्स का मतलब होता है बाहर से किसी चीज का अंदर आना। बाहर से सोडियम जब अंदर आना शुरू हुए तो बच्चे मेम्ब्रेन की जो पोलराइजेशन स्टेट है वो रिवर्स होगी। मतलब अब मेम्ब्रेन बाहर वाली साइड से नेगेटिव होगी, अंदर वाली साइड से पॉजिटिव होगी, इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। अब ये डीपोलराइजेशन कहां तक होती है? ये डीपोलराइजेशन होती है पॉजिटिव 50 मिली वोल्ट तक। ये आपने बात याद रखना है। ये बच्चों वोल्टेज चेंज होकर पॉजिटिव 50 मिली वोल्ट तक होता है और इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्पाइक पोटेंशियल। मतलब ये मैक्सिमम पोटेंशियल है जो मेम्ब्रेन का पॉजिटिव कंडीशन के अंदर हो सकता है। अब बच्चों इस स्पाइक पोटेंशियल के ऊपर जाके अब आपने बात पे जरा गौर करना है, वो जो वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट थे वो बंद हो जाते हैं दोबारा से। तो बच्चे जब वो सोडियम
कि वोल्टेज रेगुलेटेड गेट क्लोज हो जाएंगे तो बाहर से मजीद सोडियम अंदर की तरफ नहीं आएगा। तो इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद बच्चे अगर आपको याद हो तो आपने मेम्ब्रेन के अंदर एक और गेट पढ़ा था, उसको हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटेड पोटेशियम गेट। तो पॉजिटिव 50 मिली वोल्ट के ऊपर जाके वो वोल्टेज रेगुलेटेड पोटेशियम गेट ओपन हो जाता है। इस पोटेशियम गेट के ओपन होने की वजह से क्या होगा, इसके ओपन होने की वजह से अब अंदर से पोटेशियम आयन बाहर की तरफ मूव करेंगे, तो अब दोबारा से चार्जेस रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे, मतलब पोलराइज वाले होना शुरू हो जाएंगे। अंदर से पोटेशियम बाहर जाना शुरू कर देगा, तो मेम्ब्रेन दोबारा से नेगेटिव की तरफ आना शुरू कर देगी। अब बच्चों मेम्ब्रेन जब दोबारा से नेगेटिव की तरफ आना शुरू होती है कि बाहर से पॉजिटिव होगी, अंदर से नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं ये दोबारा से ग्राफ बच्चों नेगेटिव की तरफ आ रहा है। अब ग्राफ को चाहिए तो ये था कि वो यहाँ पर आके -70 पे आके रुक जाता और दोबारा से लाइन सीधी हो जाती यहाँ से, लेकिन बच्चों ये ग्राफ आप देख सकते हैं मजीद नेगेटिव हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा अंदर से पोटेशियम आयन बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर वाली साइड से मेम्ब्रेन ज्यादा ही नेगेटिव हो जाती है और बाहर वाली साइड से ज्यादा ही पॉजिटिव हो जाती है। इस कंडीशन को बच्चे हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन, और ये किस वोल्टेज पे आती है, -90 मिली वोल्ट के ऊपर आएगी। ये बच्चे जो -90 मिली वोल्ट के ऊपर मेम्ब्रेन का पोटेंशियल आ जाता है, या जिसको हम हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं, ये इसलिए होता है क्योंकि जो वोल्टेज रेगुलेटेड पोटेशियम गेट थे वो -70 मिली वोल्ट के ऊपर क्लोज नहीं होते, बल्कि -90 मिली वोल्ट के ऊपर जाके क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशन अपीयर हो जाती है। फिर अब ये कंडीशन को दोबारा से आपने क्या करना है, पोलराइजेशन के ऊपर लेके आना है, -70 के ऊपर लेके आना है। तो इस कंडीशन में दोबारा लाने के लिए फिर कौन सी ऐसी चीज होगी जो काम करेगी, तो बच्चे इस पॉइंट के ऊपर आपने बात याद रखना है, मेम्ब्रेन को हाइपर पोलराइजेशन से दोबारा पोलराइजेशन स्टेट पे लाने के लिए सोडियम पोटेशियम बच्चे जो पंप होते हैं वो काम करते हैं, और मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो है वो -90 से दोबारा -70 के ऊपर ले आते हैं। ये बच्चों चीजें आपने याद रखनी है। अब आप देखें ये सीधी लाइन जो है ये -70 के ऊपर चलती जा रही है, और ये बेसिकली दोबारा किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब दोबारा अगर कोई थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आएगा, तो उस बच्चे स्टिमुलस के आने पे फिर दोबारा इसी तरीके से डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन ये काम दोबारा फिर होगा। तो इस तरीके से बच्चे नर्व इंपल्स के केस के अंदर जो चीजें हैं आपको देखने को मिल रही होती हैं। इस ग्राफ को आपने अच्छे तरीके से समझना है, अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पर किसी भी पॉइंट से बच्चों किसी भी तरीके से एमसीक्यूज आ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए किस वोल्टेज पे कौन सा गेट ओपन होता है, कौन सा गेट क्लोज होता है, पंप कहाँ पर काम करता है, ये तमाम चीजों को आपने याद रखना है। जी बच्चे, नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो जब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाता है, ये तमाम फैक्टर्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो डेफिनेटली पैसेज ऑफ नर्व इंपल्स हो जाएगा। तो बच्चे जब नर्व इंपल्स का पैसेज हो जाता है, नर्व इंपल्स गुजर जाती है, तो उस अगर ड्यूरेशन के दौरान हम ऑसिलियोस्कोप लगा के इसके वोल्टेज को कैलकुलेट करें, तो बच्चों वो पॉजिटिव के अंदर आएगा, पॉजिटिव 0.05 वोल्ट या फिर पॉजिटिव 50 मिली वोल्ट आएगा। तो बच्चों आपने चीज देख ली थी कि जब डीपोलराइजेशन पीक पे जाती है, जिसको हमने स्पाइक पोटेंशियल बोला था, उस पोटेंशियल के ऊपर जो वोल्टेज की वैल्यू आती है वो पॉजिटिव 50 मिली वोल्ट आ रही होती है। तो इस तरीकाकार से जो न्यूरॉन है बच्चे वो नर्व इंपल्स को कैरी करते हैं, और ये तमाम चीजें न्यूरॉन के अंदर कंटिन्यूसली आ रहे होते हैं। तो यहाँ तक बच्चे हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई पॉइंट, कोई चीज नहीं समझ आई, तो बच्चे आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अगर चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे और उसका नोटिफिकेशन भी आपको जो है वो रिसीव होता रहे। अगली वीडियो के आने तक बच्चों आपने वेट करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।